नमस्कार दोस्तों, द हिंदू एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। आज तारीख है 4 फरवरी 2025। सबसे पहले न्यूज़ के साथ हम स्टार्ट करते हैं। इंडिया की इकोनॉमिक दृष्टि से अगर हम देखें तो ये एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले क्या हो गया है, कमज़ोर हो गया है। जब कभी भी रुपया जो है डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो जाता है तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है? उससे प्रॉब्लम ये होती है कि जब कभी भी हम इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो वहाँ बाहर का कोई इंसान अगर इंडिया में आता है, तो वो उसको चीप रेट में वो चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। अब ऐसा हुआ क्यों है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अभी आपको पता है कि ट्रम्प साहब दोबारा से क्या बन गए हैं? प्रेज़िडेंट ऑफ यूएसए बन गए हैं। जैसे ही वो बने हैं, उनके बाद जो फर्स्ट वर्किंग डे था, जब मार्केट खुली, तो मार्केट खुलते ही जो रुपया है अगर हम देखें तो वो 87.12 को टच किया और ये पूरा दिन खत्म होते-होते कितना चला गया, 84.36 चला गया। अब ऐसा हुआ क्यों है? अगर हम इसके पीछे का रीज़न जानें, तो ये देखो, हमेशा से कोई भी प्रेज़िडेंट है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर है किसी भी कंट्री का, वो हमेशा कुछ न कुछ ऐसे डिसीज़न लेते हैं जिससे वो लाइमलाइट में आ जाएँ। ये बात अलग है कि बाद में उन सब चीज़ों को कई बार वापस भी ले लिया जाता है। जैसे आपने दिल्ली में देखा होगा, जब केजरीवाल साहब फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर बने थे, उन्होंने भी कुछ डिसीज़न्स लिए थे कि अगर किसी भी इंसान को कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्टली मेरे घर पे आ सकते हैं। तो आप देखेंगे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ अवेलेबल हैं, जैसे केजरीवाल सर के घर पे बहुत सारे लोग पहुँच गए थे। तो कभी-कभी ऐसा होता है, जब कभी भी कोई फर्स्ट टाइम बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, चीफ मिनिस्टर बनता है या फिर उसको दोबारा बनने का मौका मिलता है, तो वो कभी-कभी कुछ ऐसे डिसीज़न ले लेते हैं जिससे वो लाइमलाइट में आ जाते हैं। अब ट्रम्प साहब ने किया क्या यहाँ पे? ट्रम्प साहब ने 3 कंट्री पे, एक है हमारे पास कनाडा, एक है मेक्सिको, एक है चाइना। यहाँ पे क्या कर दिए हैं, हाई टैरिफ लगा दिए हैं। अब हाई टैरिफ लगाने से क्या हुआ कि जो बाकी कंट्रीज़ की जो करेंसी है, वो क्या हो गई है, कमज़ोर हो गई है और जो डॉलर है एज़ कम्पेयर टू द अदर करेंसी, वो क्या हो गया है, स्ट्रॉन्ग हो गया है। ठीक है? ये हमेशा से आदत रहती है। अब देखिए, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि रुपया जो है, अगर हम इंडियन रुपीज़ की बात करते हैं, तो 87.3 पर यूएस डॉलर पे बंद हुआ है और वो जैसे ही मार्केट खुली थी, फर्स्ट डे ऑफ ट्रेडिंग पे वो कहाँ पे चला गया था, 87.12 पे चला गया था। अब रुपया गिर क्यों रहा है? देखो, इंसान इतना नहीं गिरता जितना कि रुपया गिर रहा है। अब इसमें देखो, किसी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जो करंट गवर्नमेंट है उसकी वजह से रुपया गिर गिर रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर रही हैं, उसकी तरह से वजह से रुपया गिर रहा है, नहीं। इसके इकोनॉमिक जो रीज़न्स हैं वो इंटरनेशनल रीज़न्स हैं। जैसे अभी ट्रम्प साहब ने 3 कंट्री पे क्या लगाए, टैरिफ को इंक्रीज़ कर दिया। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, कॉज़ ऑफ रूपी डेप्रिसिएशन की। देखो, सबसे पहला तो यही मैंने आपको बताया कि अगर हम ग्लोबल फैक्टर की बात करते हैं, तो ग्लोबल फैक्टर में जो हाई टैरिफ इम्पोज़ किए गए हैं कनाडा पे, मेक्सिको पे, चाइना पे, उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? उससे प्रॉब्लम ये है कि डॉलर मजबूत हो गया है और बाकी कंट्री की जो करेंसी है, वो क्या हो गई है? काफ़ी कम हो गई है। और दूसरा जो है, जो कैपिटल फ्लो है टू इमर्जिंग मार्केट लाइक इंडिया, वो क्या हो गया? कम हो गया है। अब आपके माइंड में डाउट होगा कि सर, ये कैपिटल फ्लो का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए बाहर से कोई कंपनी आ रही है किसी दूसरी कंट्री से, तो उसको इंडिया में क्या करना है? इंडिया में अपनी मार्केट बनानी है, तो क्या करेगी? जैसे मान लीजिए ये हमारे पास इंडिया है, सपोज़ करो ये इंडिया है और ये कोई कंट्री एक्स है। अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जब कभी भी कोई बाहर से कंपनी आएगी ना, अगर वो इन्वेस्टमेंट करेगी, तो हम उसको सिंपली एक बात बोलेंगे कि साहब एक काम करो, आप हमें डॉलर में पेमेंट कर दो। इससे क्या होगा, हमारा जो फ़ॉरेन रिज़र्व है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में जिसको हम क्या बोलते हैं, फ़ॉरेक्स बोलते हैं, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो कैपिटल फ्लो है, वो क्या है, काफ़ी कम हो रहा है। मतलब इंडिया में भी नहीं, बाकी कंट्रीज़ में भी देखेंगे तो वो काफ़ी कम हो रहा है। तो ये इसका एक क्या है, इम्पोर्टेंट रीज़न है। दूसरी बात, अगर आप देखोगे जो डॉलर का इंडेक्स है, वो भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इससे प्रॉब्लम क्या है कि जो बाकी जो करेंसीज़ हैं, वो वीक हो गई हैं और जो डॉलर है, वो क्या हो गया है, स्ट्रॉन्ग हो गया है। देखो, जब कभी भी यूएसए इस तरह के डिसीज़न लेता है, तो प्रॉब्लम क्या, पूरी की पूरी मार्केट खराब हो जाती है, ठीक है? तो मार्केट में अगर अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि यूएसए ने जो डिसीज़न लिया है प्रेज़िडेंट साहब ने, उससे सिर्फ़ एक कंट्री की इकोनॉमी में फ़र्क पड़ा हो, नहीं। पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है, उसमें क्या हो जाता है, डिस्टर्बेंस आ जाती है। यानी कि हमारे पास जो वोलेटिलिटी है, वो अ, चेंज हो जाती है। अच्छा, अगर हम इसमें बात करना चाहें डोमेस्टिक फैक्टर्स के बारे में, तो जो करंट अकाउंट डेफ़िसिट है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीएडी के नाम से भी जानते हैं, तो ये वीक हो जाता है। अगर हाई सीएडी होगा, तो वो क्या करेगा, रुपए को क्या कर देता है, कमज़ोर कर देता है और जो डॉलर है, वो क्या हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इन्फ्लेशन भी इसके रीज़न हो सकते हैं, ठीक है? वीक फ़ॉरेन इन्फ्लो, जैसा कि मैंने आपको बताया
कि बाहर की जो कंपनीज़ हैं, वो अगर इन्वेस्टमेंट कम करेंगी, तो क्या होगा, इंडिया में डॉलर कम आएगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दी अदर करेंसी। अब देखो, अगर हम इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू रहा है हमेशा से। देखिए, एक होता है नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है, और एक होता है पॉजिटिव इम्पैक्ट। अगर कभी आप डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, तो हर कोई किसके बारे में बात करता है, नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करता है, लेकिन उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको एंजाइटी, डिप्रेशन हमेशा रहेगा, ठीक है, एक कभी ना कभी तो आप रिकवर करेंगे, तो रिकवर करेंगे तो आपको दोबारा वो चीज़ें, मेरा ऐसा मानना है कि कभी आपको वो दोबारा चीज़ें नहीं आएँगी। अगर वो होती भी हैं, तो आप क्या करेंगे, उनके लिए पहले से तैयार रहेंगे। अब देखो, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, ये आप, मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप इन पॉइंट्स को अगर आप नोट कर लें, ठीक है? सो दीज़ पॉइंट्स आर वेरी, वेरी इंपोर्टेंट फॉर मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेंस के हिसाब से ये क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ किसकी, नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में, तो देखो, सबसे पहले क्या होगा, इंक्रीज़ जो है इम्पोर्ट की, वो क्या हो जाएगी, कॉस्टली हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हम एक आईफ़ोन परचेज़ कर रहे थे, ठीक है? हमने एक आईफ़ोन परचेज़ किया कहाँ से, यूएसए से। मान लीजिए उसकी कीमत कितनी थी, $100 थी। लेकिन अब वो जो है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू पे मोर डॉलर, यानी कि अब हमें, सपोज़ कीजिए, अब हमें $102 देने पड़ रहे हैं। तो जो इम्पोर्ट है, वो उसकी जो कॉस्टिंग है, वो क्या होता है, बढ़ जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो रुपया है, वो कमज़ोर हो गया है। इन्फ्लेशन का भी जो है, वो प्रेशर रहता है, ठीक है? और इसके अलावा जो हमारा जो डेब्ट है, वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जो रुपया है ना, वो क्या बन गया है, वो कमज़ोर हो गया है एज़ कम्पेयर टू दी अदर करेंसी। तो ये तो हो गया हमारे पास क्या, नेगेटिव इम्पैक्ट। अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें, देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब कभी भी आपको बुरा समय आता है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ खास बात तो होती है। अब यहाँ पे खास बात ये है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है, वो बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? जैसे मान लीजिए, अब क्या है, इंडियन गुड्स, अगर मैं इंडियन गुड्स की बात करूँ, तो वो क्या हो गए हैं, चीपर हो गए हैं। तो बाहर की, जैसे हमारे पास यूएसए है, जैसे हमारे पास चाइना है, जैसे हमारे पास जापान है, ठीक है? या फिर बाहर की कंट्री हैं। अब हम ट्रेड करते थे किसमें? डॉलर में। जब कभी भी इम्पोर्ट होता था, तो हम क्या माँगते थे? डॉलर। अब प्रॉब्लम क्या है? इंडिया जो रूपी है, वो चीपर हो गया है, तो क्या करेंगी, ये जो कंट्रीज़ हैं, ये क्या करेंगी? ये इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगी, इंडियन के गुड्स को क्या करेंगी? परचेज़ करेंगे, क्योंकि अब ये क्या हो गए हैं? सस्ते हो गए हैं। अच्छा, अगर हम टूरिज़्म की बात करें और आईटी सेक्टर की बात करें, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब मुझे बताओ, जैसे मान लीजिए आप एक रूम देते हैं दिल्ली में रेंट के लिए, ₹2000 उसका रेंट है, ठीक है? तो बाहर के जो लोग हैं अब वो आएँगे, टूरिज़्म और आईटी सेक्टर अब जो है, वो बूम पे चला जाएगा। मतलब हो सकता है, मतलब ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो। टूरिज़्म इंडिया में चीप हो सकता है, तो क्या होगा, बाहर के फ़ॉरेनर्स आएँगे, अब उनके पास क्या है, डॉलर है, तो क्या करेंगे, डॉलर को किस में एक्सचेंज कराएँगे, रुपीज़ में वो कन्वर्ट कराएँगे। तो मैंने पहले मान लीजिए कि $1 में, अगर वो $1 देते थे, तो उनको ₹80 मिलते थे, सपोज़ कर रहा हूँ मैं। अब जो है $1 में क्या मिलेंगे उनको, ₹87 मिलेंगे, ठीक है? तो वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा स्पेंड करना चाहेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर जब कभी भी बुरा समय होता है, तो उसमें पॉज़िटिव इम्पैक्ट भी होता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। तो यहाँ पे मैंने किसकी बात की? यहाँ पे मैंने बात की पॉज़िटिव इम्पैक्ट की। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एज़ ए यूपीएससी एस्पिरेंट्स आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन से पॉज़िटिव इम्पैक्ट हैं। अब देखिए, अगर चाहे तो गवर्नमेंट और आरबीआई भी क्या कर सकता है, यहाँ पे मदद कर सकता है। जैसे एक्सचेंज रेट को वो कुछ हद तक क्या कर सकता है, स्टेबल रख सकता है, ठीक है? और आरबीआई भी क्या कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ लेके आ सकता है, जिससे कि ये जो फ्लक्चुएशन है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट और आरबीआई की जो पॉलिसीज़ हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है? ताकि हमारे पास मार्केट में फ्लक्चुएशन ना बनी रहे। अब देखिए, अब इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड तो यही है कि भई हमें अपने फॉरेक्स रिज़र्व को बढ़ाना चाहिए, ठीक है? हमें इस तरह से पॉलिसी लेके आनी चाहिए कि हमारे इंडियन कंट्री में क्या रहे, जो फ़ॉरेन करेंसी है, स्पेशली अगर हम बात करें कि इसकी डॉलर की, तो वो हमारे पास क्या है, ज़्यादा है। अब इसी टॉपिक को अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन के साथ अगर कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशन में आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। जैसे इंडिया की जो इकोनॉमी है, वो थोड़ी-सी फ्लक्चुएट हुई है, क्यों? क्योंकि यूएस ने टैरिफ बढ़ा दी हैं कनाडा पे, मेक्सिको पे और चाइना पे, ठीक है? डब्ल्यूटीओ जो एग्रीमेंट है,
वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हर कंट्री का हर किसी के साथ एग्रीमेंट रहता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रहता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, फ्रीली बहुत सारे गुड्स को विदाउट एनी और ए मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स के साथ हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरी कंट्री में भेज सकते हैं, ठीक है। अब कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि वाइल ए वीकर रूपी प्रेजेंट चैलेंजेस इट ऑल्सो ऑफर अपॉर्चुनिटीज। तो अपॉर्चुनिटीज तो यहाँ पे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर इंडियन करेंसी सस्ती हो गई है तो आईटी सेक्टर बूम कर जाएगा, टूरिज्म सेक्टर क्या कर जाएगा, बूम कर जाएगा, इंडियन गुड्स जो हैं वो मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट्स में ज़्यादा बिकेंगे। दूसरा ये है कि इंडिया मस्ट फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स फंडामेंटल रादर देन रिलाइंग ऑन एक्सचेंज रेट मैनिपुलेशन। तो इंडिया को क्या करना चाहिए जो मैक्रो इकोनॉमिक्स फंडामेंटल है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब देखो ये फ्लक्चुएशन तो होती रहती हैं। अब ट्रम्प साहब ने 3 कंट्री पे लगाया, बाकी कंट्री पे भी टैरिफ इंक्रीज़ कर सकते हैं वो, ठीक है? तो ये सब जो है इंटरनेशनल मार्केट में चलता रहता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप जो कंक्लूज़न है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और इस टॉपिक को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स की एक वीडियो है जिसमें मैंने ये बताया हुआ है कि रुपीज़ जब किस तरह से गिरता है, हाउ डॉलर इज़ रिलेटेड विद द इंडियन रुपीज़, किस तरह से एप्रिसिएशन होता है, किस तरह से डेप्रिसिएशन होता है। इसके बारे में एक वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक भी हम इसके लिंक में तो नहीं, लेकिन अलग से हम क्या कर देंगे, उस वीडियो को ही अपलोड कर देंगे आर्टिमिस आईएएस के चैनल पे। अब देखिए नेक्स्ट न्यू हम देखते हैं। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूएसए की हमेशा से आदत रहती है, वो बहुत सारे एग्रीमेंट्स को पहले साइन कर लेता है, फिर क्या करता है, वापस आ जाता है। इसी तरह से जैसे आपने सुना होगा, ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है कि यूएसए विड्रॉ हो गया है कहाँ से, डब्ल्यूएचओ से। अब इसके बारे में ये पूरा का पूरा आर्टिकल है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, अब तो ये फॉर्मर नहीं रहे, अब मैंने इसको आपके जो टेलीग्राम चैनल पे जो मैंने डाली है वहाँ पे मैंने इसको करेक्ट कर दिया है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने क्या अनाउंस किया, उन्होंने अनाउंस किया विड्रॉल ऑफ द यूएस फ्रॉम द डब्ल्यूएचओ, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसा क्यों किया, देखो अब इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे चाइना की वजह से पूरी वर्ल्ड में कोविड-19 स्प्रेड हुआ, लेकिन उसको पैंडेमिक घोषित करने में बहुत समय लगा दिया, ठीक है? तो ऐसा माना जाता है, ट्रम्प साहब का ये कहना है कि डब्ल्यूएचओ जो है वो चाइना की तरफ क्या है, ज़्यादा बायस्ड है और कोविड-19 पैंडेमिक को वो अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाए। जब बाइडेन साहब थे, उनकी भी आदत थी, मतलब वो भी एग्रीमेंट करते थे, वो फिर वापस आते थे। ट्रम्प साहब ने अभी क्या किया है, ट्रम्प साहब ने क्या कर लिया है, उसको वापस ले लिया है। अब देखो जब कभी भी आप वापस लेते हैं, अब अमेरिका में क्या है, डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी है तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना कि भई आप क्यों इसको विथड्रॉ कर रहे हैं। तो इसका एक रीज़न उन्होंने ये बताया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिफिकेशन दिया है। कैसे दिया है? उन्होंने कहा है कि डब्ल्यूएचओ जो है वो चाइना को फ़ेवर कर रहा है और डिले रिस्पॉन्स दिया। जैसे आपने देखा होगा, कोविड-19 को ग्लोबल पैंडेमिक डिक्लेयर करना था, लेकिन उसने क्या किया, डिले किया। अब वो क्यों डिले किया, किसकी वजह से ऐसा हुआ, ये एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क, ठीक है? और आपने देखा होगा कि कोविड-19 को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाए, ठीक है? तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, इसके अलावा ट्रम्प साहब का ये भी कहना है कि जो फाइनेंशियल बर्डन है वो भी बहुत ज़्यादा यूएस के ऊपर बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे डब्ल्यूएचओ का जो बजट है उसमें अराउंड, मतलब जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है डब्ल्यूएचओ का, वो क्या है, वो कौन है, यूएसए है। तो अराउंड 15 से लेके जो 20% का जो पैसा है वो क्या करता है, यूएसए देता है। अब ट्रम्प कहता है कि भाई जब देखो हम पैसा भी दे रहे हैं, मतलब सपोज करो कि भाई 100 रुपीज़ बजट है, 100 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ में मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूँ। 100 रुपीज़ क्या है, बजट है किसका, डब्ल्यूएचओ का, ठीक है। और मान लीजिए इसमें बहुत सारी कंट्री है, लेकिन जो सबसे बड़ी कंट्री है, जो बिग ब्रदर है, वो कौन है, यूएसए है। तो यूएसए कह रहा है कि भाई मैं 20 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा, तो बाकी जो बच गए वो बच गए 80 रुपये। तो बाकी 80 रुपये क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से ले लेंगे। 10 रुपये मान लो चाइना से ले लिए, 10 रुपये जापान से ले लिए, 5 रुपये इंडिया से ले लिए, इस तरह से। तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी, यूएसए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि प्रॉब्लम ये है कि ट्रम्प साहब का कहना ये है कि डब्ल्यूएचओ फेवर कर रहा है, किसको फेवर कर रहा है, चाइना को। और चाइना और इसके बीच में तो हमेशा से चलती आ रही है वॉर, इकोनॉमिक वॉर, ठीक है। इसके अलावा ट्रम्प साहब कहते हैं कि भाई ये मेरा अकेले का नहीं है, मतलब देखो डेमोक्रेसी है, लेकिन मैं पॉलिटिकल और पब्लिक ओपिनियन भी देना चाहता हूँ।
अब एक जो सर्वे है, सर्वे के अकॉर्डिंग ये है कि 45% ऑफ अमेरिकन सपोर्ट विड्रॉल इन 2020। तो ये जो सपोर्ट है, ये 45% अमेरिकन ये कहते हैं कि भाई हम विड्रॉ करेंगे। अच्छा है, मतलब ये जो डिसीजन है ये अच्छा है। 2024 में 40% बिलीव दैट द यूएस बेनिफिट्स नॉट एट ऑल फ्रॉम डब्ल्यूएचओ मेंबरशिप। अब यूएसए के पास डब्ल्यूएचओ की मेंबरशिप है, नॉट एट ऑल मतलब कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। इसके अलावा अगर हम रिपब्लिकन्स की बात करें तो 52% ये मानते हैं कि डब्ल्यूएचओ कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करता है। अगर हम डेमोक्रेट्स की बात करें तो 79% ये कहते हैं कि सपोर्ट्स डब्ल्यूएचओ मेंबरशिप, यानी कि जो यूएसए है तो वो मेंबर बना रहना चाहिए, किसका, डब्ल्यूएचओ का मेंबर बना रहना चाहिए। अब देखो इम्पैक्ट क्या है अगर मान लीजिए यूएस विड्रॉ हो जाएगा। देखो सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो यही है कि भाई जो 15 से 20% का जो पैसा है, डब्ल्यूएचओ का जो बजट है 15 से 20% वही कम हो जाएगा। ठीक है, अगर वो कम हो जाएगा तो फिर वो किस तरह से डब्ल्यूएचओ बाकी जो कंट्रीज है, जो डेवलपिंग नेशंस है, उसको किस तरह से सपोर्ट कर पाएगा, इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। तो वही है कि जो पैंडेमिक रिस्पॉन्स प्रोग्राम्स होते हैं, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन इनिशिएटिव्स होते हैं, ठीक है, एपिडेमिक सर्विलेंस है, वहाँ पे वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो कहीं न कहीं क्या रहेगा, कुल मिला के बात ये है कि वहाँ पे गैप रहने वाला है, ठीक है। अब ग्लोबल पब्लिक हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? जैसे मैंने बताया कि अगर आप ग्लोबली भी देखेंगे तो वही इमरजेंसी जो रिस्पॉन्स है पैंडेमिक्स में और डिसास्टर में वो डिले हो जाएगा। वैक्सीन प्रोग्राम्स इतने अच्छे से नहीं हो पाएँगे। मेडिकल क्षेत्र में रिसर्च और डाटा शेयरिंग इतने अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है? क्योंकि अब यूएसए तो मेंबर नहीं रहा ना। तो ये बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जैसे जिससे जो डेवलपिंग नेशंस हैं ना उन पे फ़र्क पड़ने वाला है। जैसे डब्ल्यूएचओ अफ्रीका में भी काम करता है, साउथ एशिया में काम करता है, लो इनकम कंट्री में काम करता है, तो वो सफ़र करेंगे ना। अगर यूएस अपनी फंडिंग को कम कर रहा है तो ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा क्या करने वाला है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब अगर हम जियोपॉलिटिकल कनेक्शंस की बात करें तो भाई सीधी-सी बात है, अगर यूएसए पैसा नहीं देगा तो चाइना क्या करेगा? चाइना अपने फंड को क्या कर देगा? इंक्रीज़ कर देगा। भाई चाइना डोमिनेट करना चाहेगा ना, चाइना कह रहा है कि कोई बात नहीं, यूएसए चला गया, बड़ा भाई चला गया, अब मैं बिग ब्रदर बनना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? आई विल कंट्रीब्यूट मोर, ठीक है? तो इससे क्या है, अब यूएसए क्या है? यूएसए जो है ग्लोबली लीडर बनना चाहता है, लेकिन जैसे ही चाइना आएगा, ठीक है? तो उसकी जो लीडरशिप है वो कम हो जाएगी और डब्ल्यूएचओ में कौन डोमिनेट करेगा? चाइना डोमिनेट करेगा। तो जो चाइना बोलेगा वो डब्ल्यूएचओ को क्या करना पड़ेगा? मतलब कुछ हद तक उनकी बातों को मानना पड़ेगा। इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है अमंग टॉप 10 नेशंस है डब्ल्यूएचओ कोलैबोरेशंस में, ठीक है। अब इंडिया पे भी फर्क पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। इंडिया और यूएसए के रिलेशन अभी आज की डेट में ठीक है, ठीक है। बट ये है कि जो बर्डन है, अगर मान लीजिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेके ये बताया कि यूएसए 20 रुपये पे करता है, अब ये जो 20 रुपये हैं ये नहीं आ रहे हैं, तो क्या होगा, कुछ अमाउंट इंडिया को देना पड़ेगा, कुछ अमाउंट चाइना को देना पड़ेगा, यानी कि जो बाकी की कंट्री है वहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाएगा। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया पे फाइनेंशियल बर्डन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब यही चीज़ें अगर मैं यहाँ पे कंक्लूजन में लिखना चाहूँ तो कंक्लूजन में मैं ये कह सकता हूँ कि देखो, यूएस से डब्ल्यूएचओ से बाहर जा रहा है, उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम होगा कि जो ग्लोबल हेल्थ है, ग्लोबल हेल्थ फंडिंग, जियोपॉलिटिक्स, इन सब में क्या है, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा माना जा रहा है, ऐसा हो सकता है, मतलब देखो अभी स्टार्टिंग में प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रम्प जी, इट में भी पॉसिबल कि कुछ समय के बाद मतलब वो कहें कि नहीं, हम दोबारा से क्या कर रहे हैं, दोबारा से हम डब्ल्यूएचओ की मेंबरशिप ले रहे हैं, हम उसका पार्ट बन रहे हैं, विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट। तो ये सब डिसीजन रहते हैं, जब कभी भी कोई नया प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बनता है डेवलप नेशन का, वो कभी कभी इस तरह के काम करते हैं। तो अगर आप चाहें तो ये सब चीज़ें अपने कंक्लूजन में लिख सकते हैं, जैसे कंट्रीज लाइक इंडिया एंड यूरोपियन नेशंस मस्ट स्टेप अप एफर्ट्स इन ग्लोबल हेल्थ लीडरशिप टू मिटिगेट द इम्पैक्ट, ठीक है। सिग्निफिकेंट इंस्टेबिलिटी आ जाती है पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स में अगर डब्ल्यूएचओ से यूएसए क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो ये सब पॉइंट्स अगर आप लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इथेनॉल के बारे में। आपने देखा होगा काफ़ी समय से, इवन 2019 से मैं देख रहा हूँ कि इथेनॉल हमेशा न्यूज़ में भी रहा है, यूपीएससी ने भी क्या है क्वेश्चंस पूछे हैं। तो यहाँ पे ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल है हाउ विल द गवर्नमेंट प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड फ्यूल इथेनॉल। तो किस तरह से इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाएगा, अगर आप इसको देखें तो इंडियन इकोनॉमी में भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
एनर्जी सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर में भी क्या है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट वन। अब इंडिया ने, आपको पता होगा, इंडिया एम्स टू अचीव 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ, ए ईयर अहेड ऑफ द ओरिजिनल शेड्यूल। तो इंडिया जो है ऑलरेडी इस टारगेट को अचीव कर चुका है। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी प्रोडक्शन ऑफ 1100 करोड़ लीटर ऑफ फ्यूल इथेनॉल की। अब ये बनाया कैसे जाता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। अब इससे एडवांटेज ये है कि जो हमारे पास जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। लोअर पोल्यूशन पोल्यूशन बहुत कम रहेगा और फार्मर्स की इनकम है वो कुछ हद तक बढ़ जाएगी। वो कैसे बढ़ेगी इसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखो, इथेनॉल भी फ्यूल है। अब ये डिराइव कहाँ से होता है, इसको आप बना सकते हैं शुगर केन से, मेज से, फूड ग्रेन से, वहाँ से बनता है। अगर आप देखेंगे तो पर ईयर जो कैपेसिटी है वो काफ़ी बढ़ गई है, 1600 करोड़ लीटर हो गई है। अब ये बढ़ कैसे रही है, देखो, जब तक गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लेके नहीं आई, जब तक गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देगी फार्मर्स को, तो वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अगर मैं शुगर बेस्ड इथेनॉल की बात करूँ तो अराउंड 400 करोड़ लीटर अब अगर मैं देखूँ प्रोड्यूस हो चुका है शुगर केन। तो गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तभी तो वो बनाएंगे। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट कर भी रही है, इवन अगर आप देखेंगे प्राइस इंसेंटिव्स दे रही है, सब्सिडीज दे रही है अगर आप इथेनॉल का प्लांट लगाते हैं, ठीक है। और ब्लेंडिंग मैंडेट कर रही है, जिसमें कंपनीज हैं आपकी ओएमसी, मतलब ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जो क्या करती हैं, इथेनॉल को प्रोड्यूस करती हैं। तो अगर आप देखेंगे जो टारगेट था 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग बाय 2025, वो ऑलरेडी अचीव किया जा चुका है। अब इससे एडवांटेज ये होता है कि जो फॉसिल फ्यूल है उसकी डिपेंडेंसी कम हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ बढ़ रहा है, हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रमोट भी कर रहे हैं, और फार्मर्स की जो इनकम है वो भी कुछ हद तक बढ़ी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, अगर इंसेंटिव देगी तो उससे डेफिनेटली चीज़ें इंक्रीज होती ही हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें मेज की, तो मेज को भी हम क्या कर सकते हैं, मेज को भी हम इथेनॉल प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये ट्रेडिशनली यूज़ होता आ रहा है मेज, जैसे आप लोग भी यूज़ करते होंगे फूड में, लाइव स्टॉक फीड में, स्टार्च प्रोडक्शन में, वहाँ पे भी क्या होता है, यूज़ होता है। अब देखो, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट लगाएगी रेस्ट्रिक्शन, कहाँ पे, शुगर एक्सपोर्ट में, ठीक है। तो जो इथेनॉल प्रोड्यूसर हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ पे, कि भाई आप मेज लगाइए। तो अगर आप देखेंगे 2022-23 में, तो मेज का जो इम्पोर्ट था वो था 33 मिलियन रुपीज़। अगर हम रुपीज़ में देखें, तो अगर आप देखेंगे तो ये जो इम्पोर्ट है ये इंक्रीज़ हो गया एज़ इथेनॉल डिमांड सर्ज, उसकी वजह से ये जो है इम्पोर्ट इंक्रीज़ हो गया है। अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जो रिपोर्ट है उसने ये कहा कि अप्रैल से लेकर नवंबर 2023 तक एक शार्प इंक्रीज देखने को मिला है इन मेज़ इंपोर्ट, ठीक है। मेज़ के इंपोर्ट में एक शार्प देखने को मिला है। अब प्रॉब्लम ये है कि हाई मेज़ डिमांड पुश अप लोकल प्राइस, तो लोकल प्राइस बढ़ जाएंगे, ठीक है। इम्पैक्ट होता है एनिमल फीड और पोल्ट्री इंडस्ट्री, वहाँ पे ये चीज़ें इफेक्ट करनी स्टार्ट कर जाती हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम आता है चैलेंजेस इन फ्यूल इथेनॉल प्रोडक्शन। अब इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि भई इथेनॉल अगर आप शुगर केन से बनाएँगे, तो शुगर तो बहुत लंबी खेती है ना, मतलब साल में 1 बार होगी। अगर आप इन सर्दियों में गन्ना लगाएँगे तो अगले साल सर्दियों में गन्ना आपके पास आएगा ना। और हम मेज जो है वो इम्पोर्ट करते हैं बाहर से। अब उससे प्रॉब्लम क्या है कि जो प्राइसेज़ हैं वो वोलेटाइल हो जाते हैं। बाहर से सस्ती मेज आ रही है और इंडियन जो फार्मर जो उगा रहे हैं, उसमें हो क्या रहा है, उसमें हमारे पास कम आ रही है। जो कॉस्टिंग है वो कम है, मतलब, और बाहर वाले मतलब सस्ते में मिल जा रही है इम्पोर्ट से। तो ये भी हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम है। अब देखिए, कंक्लूज़न में आप ये लिख सकते हैं कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है वो एक क्रूशियल स्टेप है इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए। और देखिए, मेज़ और शुगर केन बेस्ड जो इथेनॉल है वो रिड्यूस कर सकते हैं किसको, क्रूड ऑयल इम्पोर्ट को, सपोर्ट कर सकते हैं रूरल इकोनॉमिक्स को। तो ये क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप मेंस के पेपर में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक्स, मैंने 3 टॉपिक्स जो आज मैंने आपको पढ़ाए हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।